नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, हम सब जानते हैं जिस दिन से ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत बैठे हैं उस दिन से धमाके पर धमाके किए पड़े हैं। लोगों का कहना यह है कि बहुत दिनों बाद ऐसे चीफ जस्टिस मिले हैं, बहुत समय बाद ऐसे चीफ जस्टिस मिले हैं जिन्होंने डायरेक्ट सीधी सीधी बात करनी शुरू की है। चाहे रोहिंग्याओं की बात हो, बांग्लादेशियों की बात हो, SIR की बात हो, CAA की बात हो, या फिर पुराने केसेस को पुनः खोलने की बात हो, पुराने जजमेंटों को दोबारा खोलकर सही करने की बात हो। इन सभी मामलों में हम जानते हैं कि मठों का मामला तमिलनाडु का उन्होंने खोल दिया है कि मठों पर अधिकार किसका होना चाहिए। रीओपन हो गया है, बड़ी बेंच 7 जजेस की बेंच में उसको भेज दिया है कि भाई फैसला करेंगे कि आखिर तमिलनाडु के मंदिरों या दक्षिण भारत के मंदिरों की ओनरशिप किसकी होगी, राज्य सरकार की या फिर ट्रस्टों की। और ट्रस्ट अगर बिगड़ जाए तो कौन होगा, कैसे होगा, वो सारे शरूर मठ और ये सारे केसेस खोल दिए। मैं समझता हूं कि अक्सर वो इस तरह के सीधे जो भारत के लोगों को छूते हैं, भारतीय विधियों के अनुसार जजमेंट होते हैं। उन्होंने कहा भी है कि भाई देखो, जुडिशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग में बदलाव होना चाहिए, जजेस के मन में ये बात आनी चाहिए, जजेस को ये बात सिखाई जानी चाहिए कि वो सीखें कि वाकई में देश कैसा है, देश की परिस्थिति क्या है, और भारत के अनुरूप डिसीजन दें। विदेशी जजमेंटों के आधार पर ना चलें, भारतीय जजमेंटों के आधार पर चलें, भारतीय शास्त्रों के आधार पर। जहां तक मैं समझता हूं उनका मतलब यह है कि शास्त्रों के आधार पर चलें, भारत की हजारों साल की संस्कृति के आधार पर चलें, भारत के एटमॉस्फेयर के आधार पर चलें, भारत में जो फैमिली बॉन्डिंग है, भारत में जो कम्युनिटी बाउंडिंग है, भारत के अंदर जो सोशल बाउंडिंग है, उनको जरा ध्यान में रखा जाए। केवल कानून ही सफिशिएंट नहीं होता, भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा उन्होंने कह दिया। फिर उन्होंने कई बार ये कहा है कि ये डिसीजन अगर होना चाहिए तो राष्ट्र के पक्ष में होना चाहिए। आज देश का जो सबसे विवादित विषय है, सबसे विवादित, मैं समझता हूं कि कानून के विषय में सबसे विवादित विषय जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने भी एड्रेस किया था, और डॉक्टर अंबेडकर सफल नहीं हो पाए थे उस समय, इसलिए वो आर्टिकल 44 में उसको ले गए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा स्टेप लिया है और पिटीशन आई। पिटीशन को समझ लेते हैं, पावनी शुक्ला ऐसा करके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की एक PIL थी। इसके बाद कई लोगों ने उनके साथ और भी पिटीशनें थी जिनको अटैच कर दिया। आज प्रशांत भूषण का मैं बहुत फेवरेट नहीं हूं, मैं मतलब वो मेरे बहुत फेवरेट नहीं हैं, लेकिन आज प्रशांत भूषण जी ने जो बहस की वो मुझे लगता है काबिले तारीफ है, ये समझने की बात है। उन्होंने कहा साहब शरीयत लॉ को ख़त्म कर दिया जाए, शरीयत एक्ट 1937 को ख़त्म कर दिया जाए। शरीयत एक्ट 1937 महिलाओं को अधिकार नहीं देता। शरीयत एक्ट 1937 भारत में असमानता को लेकर आता है। शरीयत एक्ट 1937 भारत में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, मुस्लिम महिला और पुरुषों में भेदभाव करता है, बाकी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं में भेदभाव करता है। ये शरीयत एक्ट को आप अवैध घोषित कर दीजिए। शरीयत एक्ट सीधा चैलेंज था। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो अधिकार महिलाएं ले रही हैं उनसे भी उनको वंचित करना चाहते हैं क्या? क्योंकि वैक्यूम हो जाएगा, और उस वैक्यूम को भरेगा कौन? अगर कानून हम अवैध घोषित कर देते हैं तो एक वैक्यूम पैदा होगा, उस वैक्यूम को भरेगा कौन? मैं बताऊंगा कि बाद में उन्होंने क्या कहा, जो जिस्ट है। और ये संभव है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत के रहते यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दें और कोर्ट से लागू कर दें, सरकार जो करेगी वो करती रहेगी। क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस बागची ने 3 जजेस की चूंकि बेंच थी, बड़ा संवैधानिक मामला था तो 3 जजेस की बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस बागची ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भाई देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये कोर्ट कई बार कह चुकी है सरकार को, हमारे यहाँ के डिसीजंस हैं जिसमें सरकार को कहा गया है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। मैं आपको बता दूं, 5 जजेस की बेंच, सरला मुदगल का मामला था, लिली थॉमस का मामला था, अभी शायरा बानो का मामला था, इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लेजिस्लेशन का काम है, लेजिस्लेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। देश में एक ही कानून पूरे देश में होना चाहिए। और अभी चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई वैक्यूम कैसे भरेगा? तब प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि 1937 से पहले क्या कानून हुआ करता था। इस पर मैंने कई बार, मैं पिछले 10 साल से ये बात कहता आ रहा हूं
मैं आज फिर वो बात कहूंगा कि 1937 से पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट होता था, इंडियन मैरिज एक्ट होता था। इंडियन सक्सेशन एक्ट से सभी का सक्सेशन होता था, अंग्रेजों ने सबको बनाकर रखा था। लेकिन जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, भारत में कई आंदोलन हो गए, तो फिर अंग्रेजों को लगा कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कैसे देखा जाए और कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाए। तब उन्होंने शरीयत एक्ट 1937 लागू किया। शरीयत एक्ट में कुछ है नहीं, 4-5 धाराएं हैं जो ये कहती है शरीयत से गवर्न होंगे। अब शरीयत से गवर्न होंगे तो वो इतना बड़ा पिटारा खोलता है, कहता है कुरान है, हदीस और सुन्नत है, और हदीसें बहुत सारे लोगों की हैं। फिर वो कयास लगाते हैं। ये सारा मामला मुल्ला मौलवियों के हाथों में चला गया, कोई कोडिफिकेशन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक पीछे बेंच, इसी बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने ही ये कहा था कि भाई इनका कोडिफिकेशन करो। ये जो शरीयत का कानून है, इस कानून का कोडिफिकेशन कौन करेगा, हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करें, हम कैसे समझें कि कौन सी बात सही है, क्योंकि कई हदीसें हैं, कई एक सुन्नतें हैं, कई एक मौलानाओं की बातें हैं। प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि इंडियन सक्सेशन एक्ट उससे पहले हुआ करता था, इंडियन सक्सेशन एक्ट से लागू कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर से कहा, उन्होंने चीफ जस्टिस ने फिर से कहा कि भाई इंडियन सक्सेशन एक्ट ठीक है लागू कर सकते हैं, लेकिन बाकी के मैरिज के कानून और दुनिया भर के और कानून हैं, वो कानून इन एब्सेंट कैसे होगा। तब ये हुआ कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पहले ही राजीव गांधी पास कर चुके हैं, वो भी है। और बाकी के विषय में क्या होगा। ऑनरेबल जस्टिस बागची ने यह कहा कि भाई लेजिस्लेशन का काम है, हम उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। दूसरी बात चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई हम कैसे इस महिलाओं के राइट को कैसे छीन लें, ये बड़ा प्रश्न है और हम नहीं कर सकते। फिर ये हुआ कि मुंबई हाई कोर्ट का एक पहले से जजमेंट है, जिस जजमेंट में कहा कि किसी पर्सनल लॉ के मामले में कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। ये जस्टिस बागची ने कहा कि भाई पहले से मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जो इंप्लीमेंटेशन में, और कहा कि पर्सनल लॉ के मामले में नहीं आ सकते। दूसरी बात, ये जो सवाल पैदा हुआ वो ये भी हुआ कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक जो माइनॉरिटी के अधिकार हैं या रिलीजियस राइट हैं, ये वहां बाधा पैदा करेगा। तब प्रशांत भूषण साहब ने कहा ये पर्सनल लॉ है साहब, पर्सनल लॉ रिलीजियस लॉ नहीं हो सकता, ये लोगों के फंडामेंटल राइट, ये महिलाओं के फंडामेंटल राइट का मामला है, ये महिलाओं के राइट का मामला है, बीइंग ए सिटीजन, भारत के नागरिक होने का मामला है। चीफ जस्टिस ने तत्काल कहा भाई इसका सोल्यूशन बताइए, आप कह रहे हो कि शरीयत को अवैध घोषित कर दो, इसका सोल्यूशन बताइए। फिर ऑनरेबल जस्टिस बागची ने यह कहा कि अगर मुस्लिम महिलाएं होती तो एक बार सोचा जाता, क्योंकि इसमें तो पावनी शुक्ला है, पावनी शुक्ला इस केस को लाई हैं, PIL है, तो अगर इस मामले में महिलाएं होती तो भाई एक बार होता कि उनकी कोई पीड़ा है। तब प्रशांत भूषण साहब ने कहा इसमें बहुत सारी महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका मामला अटैच है, ये सारी पिटीशन कलेक्टिव है, नाम केवल पावनी शुक्ला का है, लेकिन सत्य यह है कि इसमें बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की पिटीशनें भी हैं जो अटैच्ड हैं इसके साथ। अब अगर ये ना होती तो वो वाली केसेस होते। तब ऑनरेबल जस्टिस बागची ने, तब ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भाई इसका सलूशन मुझे एक ही समझ में आता है और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप जो कह रहे हो कि शरीयत को अवैध घोषित कर दो, ये भेदभाव करती है, इसका एक सलूशन है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि प्रशांत भूषण साहब ने यह कहा कि साहब शायरा बानो के जजमेंट के बाद, शायरा बानो ट्रिपल तलाक का केस जिसकी बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने कहा साहब शायरा बानो के जजमेंट के बाद ये जो है वो ये मामला ही नहीं बनता, क्योंकि शायरा बानो में ये कह दिया गया कि नहीं साहब ये जो मामला है वो इक्वलिटी का है, महिलाओं को अधिकार, महिलाओं को एक साइड से तलाक दे दिया जाएगा, अनकंडीशनल तलाक देने का अधिकार, ट्रिपल तलाक देकर उसको छोड़ दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा, ये भारत का कानून अनुमति नहीं देता, महिलाओं को ये अधिकार नहीं देता, महिलाओं को ये इक्वलिटी नहीं देता, महिलाओं को अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में जब ऑलरेडी शायरा बानो का जजमेंट आ चुका हो तो फिर इस केस में कैसे चलेगा। और हमारे पास ट्रिपल तलाक का केस आ चुका है, महिलाओं के अधिकार एक्ट के सेक्शन 125 CRPC का केस आ चुका है जिसमें मेंटेनेंस का है। इसके अलावा डेनी लतीफी का जजमेंट आ चुका है, डेनी लतीफी में कहा कि नहीं इक्वलिटी बिफोर लॉ है, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, मुस्लिम महिलाएं और हिंदू महिलाएं अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं की जा सकती, सबको राइट है मेंटेनेंस का अगर आपने विवाह किया है तो। तब प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि साहब ये जब इतना सब कुछ हो चुका है तो फिर आप मुझे बताइए कि शाह बानो से शायरा बानो तक इतने सारे केसेस हो चुके हैं जिसमें हमने राइट दिए हैं महिलाओं को, और ये कहा है कि अगर कोई भी कानून भेदभाव करता है तो भारत में महिलाओं के फंडामेंटल राइट हैं वीमेंस के नाम से।
तो फिर ये शरीयत भेदभाव करती है, सक्सेशन में भेदभाव करती है। जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसका सलूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो इसका जो ऑप्शन है कि शरीयत अगर हम खत्म करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सामने, आपने वो तो रेमेडी मांगी नहीं। तब ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा कि भारतवर्ष के अंदर एक पुरुष को एक से ज्यादा विवाह करने के अधिकार किसी भी तरह से जायज नहीं हो सकते। भारत में यूनिफॉर्म महिलाओं को अगर राइट देना है तो बराबर के राइट देने होंगे, सभी महिलाओं को एक विवाह करने का और सभी पुरुषों को एक विवाह करने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब कानून होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये फंडामेंटल राइट है, ये भारत में नहीं हो सकता, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और पहले से कई बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन से कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। अब इसमें जो असमंजस थी, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, हालांकि ऑनरेबल जस्टिस महादेवन भी थे, 3 जजेस की बेंच थी, वो मैं नहीं समझता उन्होंने एक आध कमेंट किया होगा तो किया होगा, जनरली वो कमेंट कम करते हैं, जजमेंट लिखते हैं। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत सुनने के मूड में थे कि भाई हम सुनेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। और ऑनरेबल जस्टिस बागची इस मूड में थे कि लेजिस्लेशन के बाद भेज देंगे हम, कि भाई लेजिस्लेशन करे, सरकार कानून पास करे, जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में आदेश दे दिया गया था कि आप इस पर कानून पास करें। मैं समझता हूं ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे कहा कि पिटीशन सुनने लायक है, मामला यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, कोर्ट कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कह चुका है, और भारत में किसी के साथ भी भेदभाव होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत में फंडामेंटल राइट्स सबके बराबर होने चाहिए, चाहे उस फंडामेंटल राइट्स के मामले में रिलीजन उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। रिलीजन का मतलब होता है कि इबादत की पद्धति, आप जैसे चाहें वैसे इबादत करें, लेकिन किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के ऊपर रिलीजियस राइट प्रिवेल नहीं कर सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे कि रिलीजियस राइट प्रिवेल करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने जो सुनवाई की, उनसे यह पता लग रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि रिलीजियस राइट के ऊपर फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है और सारा देश संविधान से चलता है। इसलिए ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा, मैं भी ये भी बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर वाला विषय है जो क्यों ऐसा हुआ। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि एक बात समझ लीजिए, आप अपनी रेमेडी और लिख कर लाइए, इस प्लीडिंग को अमेंड करिए, अपनी पिटीशन को अमेंड करिए और अमेंड करके इसमें आप वो जोड़िए, क्या ये जोड़िए कि आप रेमेडी क्या चाहते हैं। और मेरी नजर में इसकी रेमेडी सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो हम लागू कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू कर सकते हैं, आप पिटीशन अमेंड करके लाइए। महिलाओं की जो पिटीशनें पड़ी हुई हैं उनमें भी तो कह रहे हैं कि आप पिटीशन अमेंड कर लाइए, रेमेडीज अमेंड कर लाइए, हम आपको अनुमति देते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमसे मांग लीजिए। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड हम दे देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह होता है कि हिंदू लॉ खत्म, मुस्लिम लॉ शरीयत एक्ट खत्म, और अब इंडियन सक्सेशन एक्ट और अब इंडियन मैरिज एक्ट होगा। उसमें जो अपवाद हो सकते हैं वो होंगे। यह कहानी कोई आज की नहीं है। अंग्रेजों ने जब शरीयत लागू की थी तो शरीयत लागू करके उन्होंने मुसलमानों को कहा कि भाई तुम्हारा हम कुरान से गवर्न करवाएंगे, तुम जैसे चाहो वैसे अपना डील करो, मोल्ला मौलवी तय करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे मुसलमानों को उस समय सेपरेट किया गया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि बी.एन. राव, जिनकी बड़ी तारीफ लोग करते हैं और ये कहते हैं कि बी.एन. राव ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे और ये वो, बी.एन. राव की अध्यक्षता में एक टीम बनाई मतलब एक कमीशन बनाया। उस कमीशन से कहा कि हिंदुओं के लिए भी लॉ बनाना चाहिए अलग से। अभी तक क्या था? अभी तक इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन मैरिज एक्ट लागू था भारत में। अब हिंदुओं के लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि अब अगर शरीयत लागू होगी तो कभी ना कभी लोग ये कह देंगे कि नहीं सक्सेशन एक्ट तो है, मैरिज एक्ट तो है, शरीयत का क्या होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उस समय हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया जाए, ये उन्होंने शुरू कर दिया 1939 में। बी.एन. राव ने एक एक करके कानून बनाने शुरू कर दी। इसलिए हिंदुओं को शरीयत, जिसको हिंदू कोड बिल कहते हैं, वो 4 कानून है, कोई एक नहीं। इंडियन मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट है और मेंटेनेंस एक्ट। मतलब 4 एक्ट हैं उनके, एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। ये 4 कानूनों से गवर्न होते हैं। क्या हुआ था? पहले मैरिज गवर्न करने के लिए, फिर उनको लगा सक्सेशन भी कर लेते हैं, सक्सेशन के लिए एक कमीशन बना दिया, बी.एन. राव ही थे। फिर उनको लगा गार्जियनशिप माइनॉरिटी में भी आ जाएगा, उन्होंने वो कर दिया। फिर उनको लगा कि इसमें मेंटेनेंस भी होना चाहिए, गार्जियनशिप एंड मेंटेनेंस, तो गार्जियनशिप मेंटेनेंस के लिए भी। ऐसे 4 बिल अलग अलग टाइम पर बी.एन. राव ने बनाए।
और तब तक हम हो गए आजाद क्योंकि यूएनओ बन गया और यूएनओ ने यह तय किया कि सब उपनिवेशवाद संसार से खत्म होना है। अब भारत को आजाद होना स्वाभाविक है, चाहे आंदोलन हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, सबको आजाद होना था। श्रीलंका आजाद हो, मॉरिशस, छोटे छोटे कंट्री, मालदीव जैसे जो लड़ाई करने की स्थिति में नहीं थे, सब आजाद हुए क्योंकि ये तय हो गया कि भाई उपनिवेशवाद खत्म करना, तभी इंग्लैंड को बचाया जा सकता है। इंग्लैंड ने अपना, इंग्लैंड मरता क्या ना करता है, इंग्लैंड को उपनिवेशवाद खत्म करना था, इसलिए भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र होने के बाद से पहले ही, स्वतंत्रता घोषित होने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह प्रस्ताव रखा गया। आप समझिए कि राजेंद्र प्रसाद ने विरोध कर दिया। आप समझिए कि इस हिंदू कोड बिल के लिए विरोध करने वालों में पटेल थे। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वालों में डॉक्टर अंबेडकर थे, जिनको यह कहा गया कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय हिंदू कोड बिल डिनाई कर दिया और डॉक्टर अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट में डालना चाहते थे। लेकिन भाई, चूंकि नेहरू जी ने एक बात कही थी और यह कहा था कि भाई जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते वो यहां रह सकते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ आंदोलन में भाग लेते रहे, उनको हम चॉइस देते हैं, वो चाहें तो रुक जाएं। उन लोगों ने जो पार्लियामेंट में जिन्होंने कहा हमें संविधान नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए, वो रुक गए, पाकिस्तान के बाद रुक गए, असेंबली में भी उनको बना रहने दिया। और वो लारी जैसे, एमएस लारी जैसे लोग, उन्होंने संविधान में माइनॉरिटी के राइट डाले जाएं, ऐसा प्रिवेल करना शुरू किया। और अब यह हुआ कि साहब फंडामेंटल राइट कैसे महिलाओं का हो सकता है? मुसलमानों को अगर आपने रोका है और उनको चॉइस दी तो उनको भाई सेपरेट आपको अधिकार देने पड़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कोशिश की कि फंडामेंटल राइट्स के पोर्शन में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, लेकिन आ नहीं पाया। फाइनली डॉक्टर अंबेडकर को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डालना पड़ा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डालना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब भी भारत में सशक्त सरकार आएगी, जब भी भारत में कोई पुरोधा पैदा होगा जो नेहरू की तरह नहीं सोचता होगा, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होगा। यह भी हुआ कि भाई अभी एकदम आजाद हुए हैं, कुछ मुसलमान यहां पर रुक गए, उनको अभी फिलहाल रिलीफ दे दी जाए। ये वैसे ही था जैसे रिजर्वेशन 5 साल के लिए और 10 साल के लिए था, वैसे ही मुसलमानों के लिए ये जो शरीयत है थोड़े दिन के लिए लागू कर देते हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर जब ये हो गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड डाल दिया कि भाई राज्य बनाएगा, भविष्य में बनाएगा। अभी हम नहीं बना पा रहे क्योंकि नेहरू जी की पॉलिसी दूसरी, लेकिन भविष्य में बनाएगा। जब ये भविष्य में बनाने की बात आ गई, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन नहीं जाता तब तक हिंदू कोड बिल ही लागू कर दो। यह संदर्भ था उसका कि हिंदू कोड बिल के लिए, लोग कहते हैं कि हिंदू कोड बिल के लिए डॉक्टर अंबेडकर पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं हिंदू कोड बिल आना चाहिए, वो उनके समर्थक थे। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पहले मना किया था, लेकिन बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब प्रिंसिपल उनका पास नहीं हुआ और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में चला गया, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अब हिंदू कोड बिल लागू कर दो। और हिंदू कोड बिल लागू करने से पहले कौन कौन निकल चुका था? डॉक्टर अंबेडकर सिस्टम से बाहर हो गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट हो गए थे जो बाउंड था सरकार के साथ या असेंबली से, और पटेल की मृत्यु हो गई थी। जो विरोध कर रहे थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त के मुंशी विरोध कर रहे थे, वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। विरोध करने वालों में आचार्य कृपलानी थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। स्वतंत्र पार्टी नई बन गई थी और उस समय विरोध करने वालों में आप समझिए राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी बाहर चले गए थे, जो गवर्नर पहले गवर्नर जनरल भारत के बने, उनको बाहर कर दिया गया था। तो जो पुरोधा थे, जो ये कह रहे थे भारत में एक कानून लागू होना चाहिए, वो सब धीरे धीरे करके कांग्रेस से तो बाहर हो गए या बाहर कर दिए, जो भी स्थिति बनी हो। तब 1955-56 में नेहरू जब इनको सबको बाहर कर दिया और नेहरू जी एक्सक्लूसिव रह गए, तब इन्होंने हिंदू कोड बिल पास कर दिया। हिंदू कोड बिल की पृष्ठभूमि इस बात पर रखी गई थी, हिंदू कोड बिल आया ही इस बात पर था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हों। यह अंग्रेजी पॉलिसी थी और नेहरू जी ने वो कंटिन्यू रखी, कोशिश बहुत की गई। आज लिली थॉमस का जजमेंट 5 जजेस की बेंच का है, सलाम मुद्गल का जजमेंट 5 जजेस की बेंच का है, सायरा बानो का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। ये सब ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में होना चाहिए। आज चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देना चाहते हैं, आप अपनी प्लीडिंग अमेंड करके लाइए। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत का जो कैलिबर है, जो उनकी अप्रोच है कानून को सोचने की, वो ये बता रही है कि अगर प्रशांत भूषण साहब जल्दी उसमें आ गए और सिस्टम में सुनवाई हो गई तो भारत में अब पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन जाएगा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड
विद इन टाइम लिमिट पास करिए, और नहीं तो इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन मैरिज एक्ट हम लागू करे दे रहे हैं, और आपको अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग से लाना है तो फिर बाद में कर देना। कई राज्य कर भी चुके हैं, जैसे उत्तराखंड ने कर दिया, कई राज्यों ने कर दिया। वो एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब ये लग रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जो इस समय चीफ जस्टिस हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आदेश कर देंगे, और नहीं तो पुराने वाले कानून लागू कर देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और कुछ ना हुआ तो सरकार को सीधा डायरेक्शन करके आदेश दिया जा सकता, स्ट्रक्चर पास किया जा सकता है, विद इन टाइम लिमिट आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करें। आप बहुत पहले से आपको यह कहा जा चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, आप क्यों नहीं लागू करते? मैं समझता हूं कि आज जो हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा प्रहार था, उसमें जो भेदभाव था। आगे क्या होगा, अगली तारीख पर उसकी सुनवाई होगी। अभी प्लीडिंग अमेंड होकर आएगी, फिर सरकार भी शामिल होगी, सरकार क्या कहती है, फिर प्राइवेट स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे, फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले शामिल होंगे, ये बोर्ड शामिल, सब भी शामिल होंगे। तो इसका बड़ा हंगामा ट्रिपल तलाक की तरह होने वाला है। इसका पृष्ठभूमि आज बन गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।